प्यारे बच्चों, आज हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का ग्रामीण समाज भारतीय उपमहाद्वीप में कैसा था पढ़ने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण समाज में सबसे पहले जनता में राजा की छवि कैसी थी? बच्चों, जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, इसके बारे में विवरण बहुत ही कम मिला है। अभिलेखों में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। आमतौर पर जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचार और अनुभवों के जो विवरण हैं वो नहीं दिए गए हैं, नहीं छोड़े गए हैं। फिर भी जातक कथाओं और पंचतंत्र की कथाओं में ये बताया गया है कि जो अगर कुटिल राजा था तो जनता उससे दुखी रहती थी। आमतौर पर जनता और राजा के बीच जो संबंध है वो तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि भूमि कर ज्यादा था। राजकोष भरने के लिए राजा ने भूमि कर ज्यादा लगा रखा था और जो कर अधिकारी थे वो भूमि कर वसूलने के लिए किसानों को तरह तरह की यातनाएं भी देते थे। भूमि कर का ज्यादा होना और कर अधिकारियों की यातनाओं से तंग आकर किसानों ने खेती छोड़कर जंगल की ओर जाना शुरू किया, एक तरीके से भागना शुरू किया। लेकिन एक और बात जो इस समय में देखने को मिलती है कि इस संकट के समय में किसानों ने अपनी उपज बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना शुरू किया। उपज बढ़ाने के तरीकों में इस समय में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो काल है, इसमें लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग करना शुरू किया। धान रोपण की जो विधि है उसकी शुरुआत हुई, जिससे फसल में वृद्धि भी हुई। हालांकि किसानों को कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। और सिंचाई कार्यों में कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों का निर्माण शासकों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से लोगों के समूहों द्वारा भी किया गया, ताकि सिंचाई का जो कार्य है वो बिना किसी रुकावट के चल सके। और ज्यादातर जो शासक हैं उन्होंने अपने द्वारा किए जाने वाले इन कार्यों को अपने अभिलेखों में दर्शाया भी है। शक शासक रुद्रदमन ने भी अपने एक अभिलेख में सुदर्शन झील का जिक्र किया है, जिसे मौर्य काल के एक स्थानीय राज्यपाल ने बनवाया था। इन तरीकों का जो प्रयोग है वो गंगा और इसकी सहायक नदियों वाले उपजाऊ क्षेत्र तथा कावेरी नदी के जो उर्वर इलाके थे उनमें लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किया गया था। हालांकि जो पश्चिमोत्तर प्रांत थे, जो शुष्क क्षेत्र थे, वहां पर अभी तक लोहे के फाल वाले हल इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। और पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पहाड़ी धरती थी वहां पर कुदाल का इस्तेमाल किया जाता था। आपको ये एरिया ध्यान रखना है बच्चों। धान रोपण की विधि से उपज में बढ़ोतरी हुई और सिंचाई कार्यों से उपज बढ़ी। इन तीन तरीकों के अलावा जो ग्रामीण समाज में जो विभिन्नताएं हैं, हालांकि खेती से जुड़ी हुई बात ही है कि उपज बढ़ाने के तरीके जब किसानों ने सोचे तो ऐसे समाज में जो विभिन्नताएं थी या असमानताएं थी वो कैसे थी? तीन प्रमुख कारण थे बच्चों। भूमि का स्वामित्व, भूमि किसके नियंत्रण में है? बड़े बड़े जमींदारों के, सामंतों के, शासकों के नियंत्रण में थी। श्रम, मेहनत कौन करेगा? भूमिहीन खेती है श्रमिक करेंगे। और नई प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल है उससे जो लाभान्वित लोग हैं वो भी उच्चतर वर्ग के लोग ही होंगे। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को इसका ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा। बौद्ध ग्रंथों में ग्रामीण समाज की जो विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में भूमिहीन खेतीहर श्रमिक,
छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदारों का जिक्र आया है। ये बच्चों ग्रामीण समाज में सामाजिक असमानताओं को दर्शाती है। बौद्ध ग्रंथों के अलावा तमिल संगम ग्रंथ, तमिल ग्रंथ बच्चों दक्षिणी भारत में जो सरदार थे उनके कवियों ने अपने सरदारों की प्रशंसा में लिखे थे, और संगम ग्रंथों में भी समाज को वल्ललार या बड़े बड़े जमींदार इनको कहेंगे, हलवाहा, मध्यम किसान और दास अणिमई यानी वही भूमिहीन खेतीहर श्रमिक या दास। तो समाज की विभिन्नताएं, समाज की असमानताएं हमें साहित्यिक स्रोतों में देखने को मिलती है। भूमिदान और संभ्रांत लोग। बच्चों भूमिदान का क्या अर्थ है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं, धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिया गया भूमि दान। ब्राह्मणों को जब ये भूमि दान में दी जाती थी तो उनसे इस भूमि से कोई कर नहीं वसूला जाता था राज्य की ओर से, लेकिन वे स्वयं यानी ब्राह्मण स्वयं स्थानीय लोगों से कर एकत्रित कर सकते थे। इसे अग्रहार भूमि भी कहा जाता था। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही हमें भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कुछ पत्थर के अभिलेखों पर खुदवाए गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे। संभवतः उन लोगों को ये प्रमाण के रूप में दिया जाता था जिन्हें भूमिदान में मिलते थे। अधिकांश जो अभिलेख हैं वो संस्कृत भाषा में हैं, लेकिन बाद में कुछ अभिलेख स्थानीय भाषाओं जैसे तमिल और तेलुगु में भी लिखे गए। भूमिदान का जिक्र करते वक्त प्रभावती गुप्त, जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उनका भी विवरण मिलता है कि उन्होंने भूमिदान किया था। हालांकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं वहां महिलाओं का भूमि जैसी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन प्रभावती भूमि की स्वामी भी थी और उसने दान भी दिया था। भूमिदान के कारण। राजा जो है वो भूमि दान क्यों करते थे? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो शासक है वो भूमिदान कृषि के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए देते थे, ताकि लोग जो हैं वो कृषि में नई प्रौद्योगिकी अपनाकर मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा कर सकें। दूसरा, भूमिदान के माध्यम से समर्थन जुटाना। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि भूमिदान से दुर्बल होते हुए राजनीतिक प्रभुत्व देखने को मिलता है। राजनीतिक प्रभुत्व के दुर्बल होने के पीछे भूमिदान का कारण कुछ इतिहासकारों ने माना है, और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि राजा जो है वो दुर्बल हो रहा था, उसकी शक्ति घट रही थी, तो उसने अपने सामंतों से जो है सैनिक जुटाना शुरू किया और अपने सामंतों को भूमिदान के माध्यम से ही अपना समर्थक बनाया। और तीसरा है कि राजा स्वयं को एक उत्कृष्ट मानव के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका नियंत्रण ढीला हो रहा था और वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। भूमिदान से हमें ग्रामीण जीवन की और किसानों की, भूमिहर, खेतीहर, श्रमिकों की और आम लोगों की, जिनका अभिलेखों में या साहित्य में कम विवरण मिलता है, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है। भूमिदान के बाद नगर एवं व्यापार। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के जो नगर थे बच्चों, वो अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी। हमने शुरू में 16 महाजनपद पढ़े थे। उनमें से जो मुख्य राजधानियां थी, जो मुख्य शहर भी बनते हैं, तक्षशिला, उज्जैनी, विदिशा, कौशाम्बी, वाराणसी, पाटलिपुत्र इत्यादि, ये
मुख्य शहर थे बच्चों। दूसरा, संचार मार्गों के किनारे बसे थे। संचार मार्गों का मतलब है बच्चों सथल मार्ग, जो साम्राज्य के सथलों को, मुख्य शहरों को एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते थे। और पाटलिपुत्र से तक्षशिला और आगे मध्य एशिया तक जो है स्थल मार्गों का जो है पूरा तंत्र बिछा हुआ था। और नीचे दक्षिण में उज्जैनी से स्वर्णगिरी तक का जो हमने पढ़ा भी है सथल मार्ग। इसके अलावा नदी मार्ग भी महत्वपूर्ण थे बच्चों। जैसे समुद्र तट पर जो स्थित जो शहर थे, जैसे पुहार है, इससे भी दूसरे जो देशों के साथ भी व्यापार करने में मदद मिलती थी। और कहने का अर्थ यह है कि जो साम्राज्य के जो नगर थे वो स्थलीय मार्गों पर भी थे, नदीय मार्गों के केंद्र बिंदु पर भी थे और भारत की तटीय इलाकों पर भी थे। और संचार मार्ग हमेशा किसी भी साम्राज्य का जो शक्ति का आधार होते हैं। कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग सथल मार्गों और यातायात के बिना विकसित होना संभव नहीं होता। और तीसरे जो प्रकार के नगर हैं वो है व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र। वो भी प्रमुख शहरों के रूप में उभरे। जैसे मथुरा मुख्य रूप से सांस्कृतिक केंद्र था, पाटलिपुत्र राजनीतिक केंद्र था, क्योंकि लगभग इस काल में जो राजधानी रही है वो पाटलिपुत्र रही है। और अगर व्यावसायिक राजधानी की बात करें तो जैसे तोशाली है, ये समुद्र तट पे थी और दूसरे देशों से व्यापार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। नगर एवं व्यापार में संभ्रांत एवं शिल्पकार। इस काल में हमने पढ़ा कि जो शासक वर्ग और जो राजा थे ये किलेबंद नगरों में रहते थे, लेकिन हड़प्पाई सथलों से या शहरों से अलग इस काल के जो शहरों से जो पूरा अवशेष मिले हैं बच्चों, वो उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी हैं। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इसका उपयोग अमीर लोग ही किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत और शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों से बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, शीप और पक्की मिट्टी भी मिले हैं। दूसरा है उत्पादक और व्यापारियों का संघ, जिसे श्रेणी कहा जाता है। ये श्रेणियां पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे तैयार माल बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लौह उपकरणों का भी प्रयोग किया होगा। नगर एवं व्यापार में जो अगला हमारा मुख्य बिंदु है वो है बच्चों उपमहाद्वीप और उससे बाहर का व्यापार। आंतरिक व्यापार मुख्य रूप से हमने पढ़ा है कि जो स्थलीय मार्ग थे या जो नदीय मार्ग थे या जो समुद्री तट पर जो मुख्य केंद्र थे उनसे दूसरे देशों से व्यापार होता था। और बाह्य व्यापार में बच्चों भारत के पश्चिम में स्थित अरब सागर से अफ्रीका और मध्य एशिया तक व्यापार किया जाता था और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भारतीय व्यापार होता था। शासक पराय इन मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते थे और इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन भी लेते थे। व्यापार करने के लिए व्यापारी मुख्य रूप से बैलगाड़ी और घोड़े, खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलते थे। लोग समुद्री यात्रा भी करते थे जो खतरनाक तो थी लेकिन लाभदायक भी थी। इसके अलावा बड़े बड़े व्यापारियों और धनी लोगों का जिक्र आता है जिन्हें प्राकृत में सततवाह या सेठी के नाम से जाना जाता है। सतवाह या सेठी धनी व्यापारी या धनी लोग, आपको याद रखना है बच्चों। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचाने वाले जो मुख्य सामान थे बच्चों वो है नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी और जड़ी बूटी।
रोमन साम्राज्य से भी हमारा व्यापार था। रोमन साम्राज्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ऊपर था बच्चों, और मुख्य जो हमारा व्यापार था रोम से, वो काली मिर्च, मसालों, कपड़ों व जड़ी बूटियों से था। और ये सभी वस्तुएं अरब सागर से होती हुई भूमध्य सागरीय क्षेत्रों तक पहुंचाई जाती थी। व्यापार के अलावा सिक्के और राजा। आहत सिक्के सबसे पहले मौर्यकालीन राजाओं द्वारा गठित करवाए गए थे, और आहत शब्द से यह अभिप्राय है कि इन सिक्कों पर, ये आहत सिक्का है बच्चों, कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत करके उन्हें बनाया जाता था। आहत का मतलब है बच्चों, एक धातु से पहले ये सिक्का बनाया गया होगा, नरम धातु जब वो रही होगी तो उस पे कोई ठप्पा लगा दिया गया होगा, इसे आहत सिक्का कहेंगे। और आहत सिक्के बच्चों चांदी या तांबे के थे, और ये मौर्य शासकों द्वारा या हो सकता है व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों द्वारा भी चलाए गए हों। शासकों का उनकी प्रतिमा और नाम के साथ जो सिक्के हैं बच्चों, वो हिंदी यूनानी शासकों ने चलाए थे। और ये सिक्के हिंदी यूनानी शासक जो लगभग 200 ईस्वी पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर यानी आज का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र है, इन पर हिंदी यूनानी शासकों ने जो है शासन किया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा ढाले गए। कुषाण सिक्के हमने पहले भी पढ़ा है, ये कनिष्क की फोटो है बच्चों, और ये अग्रभाग है और ये पीछे का भाग जिसमें देवताओं की प्रतिमा है, और ये हमने राजत्व के सिद्धांत में पढ़ा था। और सोने के सबसे जो भव्य सिक्के हैं वो चौथी शताब्दी में गुप्तों द्वारा चलाए गए थे। इनके आरंभिक सिक्कों में जो सोना प्रयुक्त होता था वो अति उत्तम किस्म का था, और दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में इनका बड़ा प्रयोग किया जाता था, और भारतीय जो व्यापार है हमेशा लाभदायी था। छठी शताब्दी ईस्वी के बाद सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। इनसे ये संकेत मिलता है कि शायद आर्थिक संकट पैदा हो गया होगा, जिसका मुख्य कारण रोम से हमारा होने वाला जो व्यापार था वो शायद कम हो गया होगा, जिससे दूरवर्ती व्यापार का लाभ कम होने लगा। और दूसरा ये कि छठी शताब्दी के बाद जो नवीन शहर और व्यापार के नवीन तंत्र उभर कर सामने आए। हालांकि सिक्के मिलने कम हो गए, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का जिक्र छठी शताब्दी के बाद भी होता आया है। नगरीय जीवन पढ़ने के बाद हमारा एक टॉपिक है बच्चों कि सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले अनाज के दाने और जानवरों की हड्डियों से। इसमें इतिहासकार जो हैं वो लोगों के भोजन संबंधी आदतों का पता लगाने की कोशिश करते हैं, और वो ये बताते हैं कि अनाज के दाने ये बताते हैं कि लोग किन किन फसलों से परिचित थे। दूसरा है बच्चों भवन और मृद भांड, इससे लोगों के घरेलू जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है अभिलेख, इससे शिल्प और शिल्पकारों के बारे में जानकारी मिलती है, और इससे साधारण लोगों के आर्थिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। भूमि अनुदान पत्र। भूमि अनुदान पत्र से ग्रामीण जीवन की झांकी मिलती है, और इन पर राजा प्रजा से कैसे संबंध थे, विभिन्न प्रकार के कर कैसे लगाए जाते थे, और सामान्य जनता के जीवन को जो है जोड़ने का प्रयास किया गया है। साहित्य में बच्चों जैसे जातक कथाओं और पंचतंत्र की कहानियों से हमें ग्रामीण जीवन की झलकियां मिलती हैं। ग्रंथों में भी ग्रामीण जीवन और सामान्य लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें साधारण लोगों, पशुपालक, संग्राहकों, शिकारी,
मछुआरों और जगह जगह घूमकर खेती करने वालों के बारे में पता चलता है। अभिलेखों की सीमाएं। हमने पढ़ा है कि डीसी सरकार ने ये कहा है कि अभिलेख जो है वो भारतीय जीवन का प्रतिबिंब है, जो हमने पीछे जो अतीत में लोगों ने जीवन जिया। लेकिन फिर भी इनकी कई सीमाएं हैं बच्चों। सीमाओं की मतलब है कमियां, कि अभिलेख इतना पुख्ता सबूत साक्ष्य होने के बावजूद, प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमुख साक्ष्य होने के बावजूद भी अभिलेखों की जो सीमाएं हैं, यानी जो अभिलेख शास्त्री हैं, उनके आगे क्या क्या दिक्कतें आती हैं इन अभिलेखों को पढ़ने में। तो सबसे पहले है बच्चों, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण करना। उत्कीर्ण का मतलब है बच्चों पत्थर या शिलाओं या धातुओं पर खोद कर लिखना। तो उत्कीर्ण करते वक्त जब ये किए गए होंगे तो हल्के रह गए होंगे, तो अब उनको जो है पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा है बच्चों अक्षरों का लुप्त हो जाना। अभिलेख नष्ट भी हो जाते हैं और उनके अक्षर भी लुप्त हो जाते हैं, जिससे उनसे पूर्ण जानकारी प्राप्त करने में दिक्कत आती है। शब्दों के वास्तविक अर्थ न समझ पाना। अगर अभिलेख की भाषा या लिपि हम ना पढ़ पाएं और जिस संदर्भ में वो लिखे गए हों उस संदर्भ को या उनके वास्तविक अर्थों को न समझ पाएं, तो अतीत का पुनर्निर्माण करना पुरातत्वविदों और अभिलेख शास्त्रियों के लिए मुश्किल हो जाता है। आज के सामाजिक आर्थिक संदर्भ में अभिलेखों का अंकित ना होना। बच्चों, अभिलेखों में प्राय राजाओं के जीवन के उतार चढ़ाव, उनके युद्ध, पराजय, दूसरे देशों से संबंध और उनके आदेश ही लिखे जाते रहे हैं। आज का जो हमारा राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक जीवन है, जिसमें हमारा जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो है सर्वसाधारण लोग, उनके बारे में अभिलेखों में ज्यादा विवरण नहीं मिलता, जिससे आम लोगों के बारे में जानने के लिए अभिलेख ज्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं हुए हैं। पूर्वाग्रह की संभावना। अंत में बच्चों, अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों की बात कहते हैं, बताते हैं या संदेश हैं जिन्हें जिस सम्राट द्वारा वह बनाए गए थे। इसलिए वास्तविकता जानने के लिए इन अभिलेखों का आलोचनात्मक अध्ययन आवश्यक है। हालांकि अभिलेख भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है, फिर भी अभिलेखों की कुछ सीमाएं हैं और अभिलेख शास्त्रियों के सामने इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने की वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अभिलेखों से वे सारी जानकारियां हमें नहीं मिल पाती जिससे अतीत को फिर से पुनर्निर्मित किया जा सके। आशा है आप लोगों को अभिलेखों की सीमाएं और सिक्के, नगर, ग्रामीण समाज की झलकियां अच्छे से समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।